बीए पास क्वेश्चन पेपर सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी अरावली रीजन्स, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। और यानी कि राजस्थान के जो 4 भौतिक विभाग हैं उनमें से 2 के बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न डेजर्ट रीजन के बारे में, उसके बाद दूसरा हमने डिस्कस किया है अरावली पर्वतीय श्रेणी के बारे में, और इसके बाद जो राजस्थान का तीसरा भौतिक विभाग आता है वो है ईस्टर्न प्लेन के रूप में, जिसे पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान क्या है? ये पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। यानी कि ये जो राजस्थान का पूरा क्षेत्र है उसमें से 23.3% भाग के ऊपर इस पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो अरावली पर्वत श्रेणी के जो पूर्वी किनारे हैं उनके द्वारा, और उदयपुर के उत्तर तक, और इससे आगे उत्तर में जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है इसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और मैदान की जो दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो विंध्यन पठार के द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंदर मुख्य रूप से जो चंबल नदी है उसके द्वारा जो बनाया गया बेसिन है उसकी निम्न भूमियां, जिसमें बनास का बेसिन, मध्य माही और छप्पर का मैदान को शामिल किया जाता है। यानी कि इस पूरे प्रदेश के अंतर्गत चंबल बेसिन की जो निम्न भूमि है जिसमें बनास नदी का बेसिन, माही बेसिन और छप्पन के मैदान को शामिल किया जाता है इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत। इस क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर, मुरैना, ग्वालियर और मैदान के जो ऊपरी खंडर से मैदान के बड़े हुए जो
जो विस्तृत क्षेत्र हैं उन सबको शामिल किया जाता है इसमें। और बनास की मैदान एक काव्य भूभाग के रूप में यहाँ पर विकसित हुआ है और ये एक प्लेन के रूप में है, एक समुदाय मैदान के रूप में इसका विकास हुआ है। मध्यमाही मैदान जो है ये बंजर भूमि की घाटियों का क्षेत्र है जिसे छप्पन के नाम से जाना जाता है। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों के अंतर्गत इस पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र है जिसे नाम दिया गया है पूर्वी मैदान, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ इन जिलों के अंतर्गत फैला हुआ क्षेत्र है जो पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसका जो प्रवाह है वो मुख्य रूप से अरब सागर की ओर है और ये मैदान इसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। इस पूर्वी मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट है चंबल बेसिन। चंबल नदी के द्वारा सिंचित प्रदेश। तो राजस्थान राज्य में जो चंबल घाटी है उसकी स्थलाकृतिक पहाड़ियां और पठारों से निर्मित स्थलाकृतियों का विकास यहाँ पर हुआ है। इसकी संपूर्ण घाटी के अंदर नवीन काप मिट्टी के जमाव जो है निक्षेप पाए जाते हैं, जिसमें पहाड़ के मैदान, नदी कनाल, बीहड़, अंतःसरिता इन सभी स्थलाकृतियों का विकास यहाँ पर हुआ है। और ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियां चंबल बेसिन के अंतर्गत पाई जाती हैं। और कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन सभी जिलों के अंतर्गत बीहड़ से जो कुल प्रभावित क्षेत्र है वो लगभग 4000 से भी अधिक 4000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बीहड़ों का प्रभाव पाया जाता है, रेवेंस पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो चंबल बीहड़ पट्टी है जो मुख्य रूप से 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से 12 तक फैली हुई है। इसमें कोटा से धौलपुर तक एक ऊपरी जो है विंध्यन का भूमि जो है ये भूमि की अनियमित और ऊंची दीवार बाणगंगा और यमुना के बीच में जल विभाजन के द्वारा इसका गठन किया गया है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, पार्वती नदी है, इनके साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। इससे आगे के क्षेत्र में कुमारी बीहड़ों के द्वारा चंबल के जो दक्षिण पश्चिम मार्ग है उसके साथ में 12 तक ये अच्छी तरीके से इनका सीमांकन किया गया है, इनका निर्धारण किया गया है। बीहड़ और यमुना घाटी के बीच में और चंबल और कुमारी के बीच के मैदानी क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र के रूप में यहाँ पर विकसित हुए हैं। चंबल घाटी अपने जो कहे हम बीहड़ों के लिए, रेवेंस के लिए विश्व विख्यात है। और इन बीहड़ों में पुराने समय के अंतर्गत डाकुओं की शरण स्थली थी, वहां पर डाकुओं का जमाव होता था और बहुत ऊंचे नीचे टीलों के रूप में इन बीहड़ों का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान में पूर्वी मैदान के अंतर्गत इस चंबल बेसिन को महत्वपूर्ण माना गया है और पूर्वी मैदान के अधिकांश भाग में चंबल बेसिन का प्रभाव है, जिसमें चंबल की जो सहायक नदियां हैं जैसे काली सिंध है, पार्वती है, परवन, मेवज, मेजा, इन सभी नदियों के द्वारा इस मैदानी प्रदेश का निर्माण किया गया है जो पूर्वी मैदान के अंतर्गत फैला हुआ है। इसके बाद बात आती है दूसरा प्रदेश जिसे नाम दिया गया है बनास बेसिन।
इसे नाम दिया गया है बनास बेसिन। और बनास बेसिन क्या है, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की जो समोच्च रेखा है इसके द्वारा दक्षिण में महान भारतीय जो जल विभाजक है उसके द्वारा, और उत्तर में अलवर की जो पहाड़ी प्रदेश है और पूर्व में जो विंध्यन का कार्य है इसके द्वारा इसकी सीमांकन या इसको सीमा का निर्धारण किया गया है। बनास और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो सिंचित मैदान है, दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। मेवाड़ मैदान, बनास नदी, सहायक नदियां जो है इसकी खाली, सोडेरा, मौसी, मोरेल इसके बाएं किनारे पर प्रवाहित होते हुए आगे होती हैं, और बेड़ल चिमाजाई, गोरवा इसके दाहिने किनारे पर प्रवाहित होते हुए आगे के प्रदेश को सिंचित करती है। ये जो प्रदेश है बनास बेसिन, ये उदयपुर के पूर्वी भाग, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, अलवर के दक्षिणी भागों तक इस मैदानी प्रदेश का विस्तार है जो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। इस मैदान का जो ढाल है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर कम होता चला जाता है। इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर से 500 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसके बीच में कुछ टीले हैं, टीलेनुमा भूभाग का भी विस्तार पाया जाता है, जिसे राजस्थान के स्थल जो है पीडमोंट मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेनाइट और नीची चट्टानों में अपरदन के कारण इस मैदानी या बनास बेसिन का निर्माण होता है। इसी के अंतर्गत एक मालपुरा करौली का मैदानी क्षेत्र शामिल किया जाता है जो शिष्ट और नीच चट्टानों से निर्मित प्रदेश है। किशनगढ़, मालपुरा के जो क्षेत्र है वहां पर कांप मिट्टी की जो जमाव है उसके परतों की मोटाई अधिक है और इसके बीच में नीच चट्टानों को छुपाए हुए इसका विस्तार पाया जाता है। इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 300 से 400 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसके बाद बात आती है इस पूर्वी मैदान के तीसरे उपभाग की, जिसे नाम दिया जाता है मध्य माही बेसिन। जिसे छप्पन के मैदान और बाबर के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मैदान है जिसे मध्य माही बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये मैदान उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग पर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भाग में फैला हुआ मैदानी भाग है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से माही की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा सिंचित किया गया क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच में है। और इसमें इस प्रदेश के अंतर्गत मेवाड़ के जो उत्तरी मैदान है उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो भू आकृतियों का विकास हुआ है वो अधिक विषम परिस्थितियों या उनकी जो स्थिति है वो अधिक विषम यहाँ पर पाई जाती है। दक्षिण में ये क्षेत्र अत्यधिक गहराई वाला और कटाफनी क्षेत्र के रूप में है। ये क्षेत्र क्या है कि विच्छेदित होने के कारण इस मैदानी क्षेत्र को पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बागर के नाम से जाना जाता है। और बागर में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो पहाड़ी भूभाग है और जो विच्छेदित मैदान है इनको शामिल किया जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो 56 गांवों का समूह पाया जाता है, 56 गांवों का समूह स्थित है, उसे इसलिए इस भूभाग को जो मध्य माही बेसिन है इसलिए इस भूभाग को 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात थी अपनी पूर्वी मैदान के बारे में, जिसमें चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन का प्रभाव है जिसको हमने डिस्कस किया है। तो ये राजस्थान का तीसरा भौतिक विभाग यानी कि थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, तो ये हम इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के चौथे भौतिक विभाग के बारे में। आपको शुरुआत में बताया था कि राजस्थान के क्षेत्र के आधार पर विविधता पाई जाती है। कहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है और
और कहीं पे नदी बेसिनों का प्रभाव पाया जाता है। तो इस आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला पार्ट था रेतीला डेजर्ट पार्ट, दूसरा पार्ट था पर्वतों से जुड़ा हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पार्ट था नदियों के द्वारा सिंचित मैदानी प्रदेश पूर्वी मैदान। इन तीनों को हम कवर कर चुके हैं और इसके बाद में लास्ट पार्ट आता है इसका पठारी प्रदेश के रूप में। तो राजस्थान का चौथा जो भू विभाग है वो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार। जिसे आड़ती का पठार के नाम से जाना जाता है। आड़ती का पठार जिसे समझा जाता है। राजस्थान में जो पठार है ये मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे सहारे पूर्वी भाग में फैला हुआ पठारी भूभाग है और राजस्थान के लगभग 9.6% भूभाग पर इस पठारी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ये जो पठारी भूभाग है उत्तर पश्चिम में अरावली की जो महासीमा ध्वज है उसके द्वारा इसका सीमांकन किया जाता है और राजस्थान की जो सीमा है उसके पार ये पठारी भूभाग बुंदेलखंड के जो कगार दिखाई देते हैं वहां तक फैला हुआ भूभाग के रूप में इसका विकास हुआ है, जो बुंदेलखंड तक फैला हुआ भूभाग है। राजस्थान के अंदर जो हाड़ौती पठार है इसमें ऊपरवाल का पठार और मेवाड़ के पठार को भी शामिल किया जाता है। जो इसमें हम जिलों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत झालावाड़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा इन सभी जिलों का इसके अंतर्गत विस्तार पाया जाता है। इन सभी जिलों के अंतर्गत इस पठारी भूभाग का विस्तार पाया जाता है, जिसमें ऊपरवाल का पठार और मेवाड़ के पठार को भी शामिल किया जाता है। इस पठारी भूभाग के अंतर्गत हाड़ौती के पठार में ऊपरवाल का पठार और जो मेवाड़ का पठार है उसका भी इसके अंतर्गत सम्मिलन किया जाता है, वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इन जिलों के अलावा कुछ भाग जो है बांसवाड़ा और भीलवाड़ा का भी शामिल किया जाता है। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा का कुछ भाग इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये पठारी भूभाग जो है मालवा के पठार में आगे बढ़ता हुआ मालवा के पठार में जाकर बन जाता है। इस क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है वो चंबल नदी के द्वारा मुख्य रूप से सिंचित है। साथ ही साथ जो चंबल की सहायक नदियां हैं जिसमें काली सिंध, परवन, पार्वती इन नदियों के द्वारा भी इस पूरे प्रदेश को सिंचित किया गया है और इसमें मुख्य रूप से सहयोग चंबल नदी का ही है। साथ ही साथ इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उनका भी सहयोग इस प्रदेश को सिंचित करने में रहा है। इन नदियों के द्वारा इस प्रदेश को सिंचित करने का कार्य भी किया जाता है। कृषि के लिए ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भूभाग है। कृषि में राजस्थान का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूभाग है। इस भूभाग का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर फैला हुआ है और इस पठार को
मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के अंतर्गत या दो उप विभागों में इसे बांटा जाता है। तो ये जो हारूटी का पठार है इसे दो उप विभागों में विभाजित किया गया है, दो उपविभागों में इसका विभाजन किया गया है, यानी कि इसके दो उप विभाग हैं, जिसमें पहला जो उप विभाग है वो है विंध्य कगार भूमि के नाम से। इसे विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। ये कगार भूमि जो है ये मुख्य रूप से बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित हुई है, यानी कि ये कगार भूमि बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित भूमि है। बड़े बड़े बलुआ पत्थरों का यहाँ निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा इस कगार भूमि का निर्माण हुआ है। और ये जो बड़े बड़े बलुआ पत्थर हैं ये स्लेटी पत्थरों के द्वारा अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि इन बड़े बड़े बलुआ पत्थरों के बीच में स्लेटी पत्थरों का भी विस्तार पाया जाता है, जिसके द्वारा ये बड़े बड़े बलुआ पत्थर अलग अलग दिखाई देते हैं। इन कगारों का जो मुख है वो बनास और चंबल के बीच के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इनका मुख है, और बुंदेलखंड में इनका जो विस्तार है वो पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। यानी कि ये जो कगार है, इनके जो कगार हैं उन कगारों का जो मुख है वो अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग दिशाओं की ओर मुड़े हुए हैं, जिसमें बुंदेलखंड के अंदर ये पूर्व दिशा की ओर फैले हुए हैं, और बनास और चंबल नदी के बीच में दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इनका विस्तार पाया जाता है। उत्तर पश्चिम में जो चंबल नदी है उसके बाएं किनारे पर तेज ढाल वाले कगारों का विस्तार पाया जाता है, और उसके बाद में कागार खंड स्थित है जो धौलपुर और करौली के क्षेत्रों पर फैला हुआ क्षेत्र है, वहां पर कगार खंड का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र का जो कागार है वहां पर जो भूमि की ऊंचाई है वो लगभग 350 मीटर से लेकर 550 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। नाम से स्पष्ट कगार के रूप में है तो उसकी ऊंचाई सामान्य धरातल से कुछ अधिक ऊंचाई के रूप में वहां पर मिलेगी। तो इस क्षेत्र के अंदर जो कागार की भूमि है वहां पर जो भूमि पाई जाती है, भूमि है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो मुख्य रूप से 350 मीटर से लेकर 550 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है दक्कल लावा पठार। इसका जो दूसरा उप विभाग है उसका नाम है दक्कल लावा पठार के रूप में। तो मध्य प्रदेश के विंध्य पठार के पश्चिमी भाग पर 3 सेकेंद्रीय कगारों के रूप में विकसित हुआ है। ये 3 सेकेंद्रीय जो कगार है ये 3 बलुआ प्रमुख जो बलुआ पत्थर हैं उनकी जो चट्टानें हैं उनके बीच भी द्वारा इनका निर्माण हुआ है, और उनके बीच में स्लेटी पत्थरों का भी विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ये जो भौतिक इकाई है जिसे ऊपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्षेत्र को ऊपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है, जो उच्च भूभाग के रूप में है।
उच्च भूभाग के रूप में इसका विस्तार है, तो उसे इसके नाम से जाना जाता है। पथरीला भूभाग है ये, उच्च पठारी भूभाग है, इसीलिए इसे ऊपर वाला पठार के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है दक्कन लावरा पठार का, ये एक विस्तृत और पथरीली भूमि है जिसमें कोटा तोड़ने के पठारी भूभाग को भी शामिल किया जाता है। इस पठारी भूभाग के अंतर्गत कोटा तोड़ने का जो पठारी भूभाग है उसे भी शामिल इसके अंतर्गत किया जाता है। इस भूभाग में नदी घाटियों के बीच में कहीं कहीं पर काली मिट्टी का विस्तार भी पाया जाता है। नदी घाटियों के बीच में कहीं कहीं पर काली मिट्टी का विस्तार भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। आज ये जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी किससे है? लावा, ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो निकली हुई मिट्टी है लावा के अंतर्गत, उसके द्वारा इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है जो काली मिट्टी के रूप में है। और ये काली मिट्टी कृषि फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। तो इस हिसाब से काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र कृषि फसलों के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में है। और अपरदन जो है पुरानी भूमि सतहों को अनावृत करता रहता है। उसके ऊपर जो संरचना होती है, जो उसके ऊपर आवरण ढका हुआ होता है, उसको अपरदन के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे पुरानी स्थलाकृतियों का जो धरातल है वो सामने आ जाता है। और उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि पुरानी स्थलाकृतियों का जो धरातल है वो वर्तमान स्थलाकृतियों के अनुरूप था। ऐसा इनको अपरदन के बाद में जो सतही धरातल दिखाई देता है उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि प्राचीन समय के अंदर जो शुरुआती अवस्था में जो भूमि थी उसके समान ही वर्तमान समय में जो स्थलाकृतियों का विकास हुआ है वो इसी प्रकार की उनके अनुरूप ही उनका विस्तार है। चंबल और इसकी जो सहायक है काल सिंध बागमती, इन्होंने इन नदियों के द्वारा कोटा के अंदर एक त्रिकोण रूप में ताप बेसिन का निर्माण किया गया है। यानी कि चंबल नदी, काली सिंध नदी, बागमती नदी, इन नदियों के द्वारा ताप बेसिन का निर्माण किया गया है कोटा के अंदर, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से लेकर 275 मीटर के बीच में पाई जाती है। बूंदी और मुकंदवाड़ा के जो पहाड़ी भाग है वो इसी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। और नदियों के द्वारा इस पठारी भूभाग को काट छांट करके उसका अपरदन करके इस भूभाग को विच्छेदित कर दिया है, पथरीला बना दिया गया है, ऊबड़ खाबड़ इसको कर दिया गया है। यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं उन नदियों के द्वारा इनका अपरदन किया गया है। इस पठारी भूभाग की जो धरातलीय स्थिति है, जो सतही स्थिति है, उसका नदियों के द्वारा अपरदन किया गया है। और उस अपरदन के बाद में वर्तमान समय में जो इनके सतह दिखाई देती है वो अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गई है, अत्यधिक असमान धरातल का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से ये अपना जो राजस्थान का चौथा भूभाग था, भौतिक विभाग फिजियोग्राफिक डिवीजन, वो हम यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। और इसमें जैसे हमने शुरुआत में वेस्टर्न डेजर्ट रीजन को डिस्कस किया, अरावली रेंज और हिली रीजन को डिस्कस किया, ईस्टर्न प्लेन को अभी डिस्कस किया था हमने, और उसके बाद जो राजस्थान का चौथा भूभाग था जिसे साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटू के नाम से हम इसको जानते हैं, उसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया है। साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटू के नाम से हम इसे जानते हैं, इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से जो राजस्थान का चौथा भूभाग है वो साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो 4 भूभाग हैं वो 4 अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें जो पहला भूभाग है वो
हमने डिस्कस किया है। और इसके साथ ही राजस्थान में जो अपने टॉपिक था फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ये यहाँ हम इसको कंप्लीट करते हैं और ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में आगे हम नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे।